अतिथि तिवारी सर, अध्यक्षता कर रहे हैं प्रोफेसर काशीनाथ तिवारी सर, अधिष्ठाता छात्र कल्याण यादव सर, सभा में उपस्थित मंगलानंद जी, केलकर मैडम, चैन सिंह नागवंशी जी और सभी शोधार्थियों विद्यार्थियों, आप सबका सबसे पहले स्वागत है, अभिनंदन है। कौस्तुभ सर ने काफ़ी विस्तार में चर्चा की, लोगों की, टॉपिक की, G20 की, Y20 की, काफ़ी डिटेल में उन्होंने बता दिया है, तो मैं ये सब चीज़ों को ज़्यादा नहीं जाऊँगा। सीधे क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, मेकिंग सस्टेनेबिलिटी अ वे ऑफ लाइफ, थोड़ा सा आप ब्रीफ लेते हुए बढ़ो। Y20 या यूथ 20 एक कंसल्टेशन फोरम, एक परामर्श मंच, ये क्या अपेक्षा करता है यूथ से? कुछ अपेक्षा के साथ ही इसे बनाया गया होगा। तो ये G20 जो देश हैं, इनका मुख्य जो उद्देश्य था वो तो ग्लोबल जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उस पर चर्चा करने, विमर्श करने के लिए 195 देशों में से 20 देशों को चुना गया। कुल आज की डेट में दुनिया में 195 देश हैं, उसमें से 120 देशों को चुना गया है, सिर्फ 20 को, और ये 20 जो है बड़ी अर्थव्यवस्था है। आज भारत जो है पिछले कुछ दिनों पहले 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, यूके से ऊपर, यूके और फ्रांस से ऊपर हो चुका है, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक है भारत। कोई विकसित देश नहीं है, लेकिन अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है। 1.25 करोड़ से ज़्यादा, एक अपुष्ट खबरों से पता चला है कि हम शायद चीन से भी ज़्यादा हमारी जनसंख्या हो चुकी है, ठीक है। तो इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था को कोई नकार नहीं सकता। तो G20 में की अध्यक्षता भी हमें मिली है। 1 दिसंबर से 20 नवंबर तक भारत के पास ये अर्थव्यवस्था है। अभी कौस्तुभ सर ने बताया कि अगला जो अध्यक्षता मिलेगी वो ब्राज़ील को मिलेगी, इससे पहले इंडोनेशिया के पास थी। हर साल एक देश के पास एक राष्ट्राध्यक्ष को जो है उस G20 के मुद्दों, विषयों, उस पर चर्चा करने, मीटिंग कराने, किस बात पर चर्चा होगी इस पर मौका मिलता है। तो युवाओं के लिए इसमें एक विशेष Y20 रखा गया। तो यूथ ये भविष्य के नेतृत्व हैं, इनको ही नेतृत्व करना है, युवा पीढ़ी जो है। तो इसमें वैश्विक मुद्दों के बारे में उनके अंदर एक जागरूकता होनी चाहिए। क्या हो रहा है देश में, ये तो पता चल ही जाता है। विदेशों में क्या हो रहा है, क्यों अचानक रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया, हमारे यहाँ पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, तो उसके पीछे क्यों वैश्विक कारण है? हाँ, हो सकता है। कोविड के कारण पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या असर हो रहा है, ये सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें हमारी यूथ को मालूम होनी चाहिए। सिर्फ अपनी पढ़ाई, अपना भविष्य, अपना रोज़गार से थोड़ा ऊपर सोचें, थोड़ा आगे बढ़ें, और देश के बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जियोपॉलिटिक्स जो है उस पे क्या चल रहा है, क्या चर्चा हो रही है, इस पर भी थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। इस मंशा के साथ, इस उद्देश्य के साथ जो विचारों का आदान प्रदान करने, बहस करने, चर्चा करने और अंत में जो है एक सहमति पर पहुंचने के लिए ये G20 जो है के तहत ये Y20 का एक परामर्श मंच रखा गया। इसमें बहुत सारे टॉपिक थे, कौस्तुभ सर ने बताया कि ढेर सारे विषय थे। उसमें से यादव सर ने क्लाइमेट चेंज एंड डिज़ास्टर रिडक्शन को, रिस्क रिडक्शन को लिया हुआ। तो आपके मन में एक बात हो सकती है, G20 जो है वो एक अर्थव्यवस्था की बात करती है और हम जलवायु की बात कर रहे हैं, ये कनेक्शन क्या है इनके बीच? तो मैं यहाँ से थोड़ा शुरू करूँगा कि कनेक्शन ग्लोबल इकोनॉमी और क्लाइमेट चेंज के बीच में कनेक्शन के बारे में आपको बात करना हो तो मैं आज ही जो है, आज सुबह का पेपर लेकर के आया हूँ। आज सुबह की खबर है भास्कर का। इसमें लिखा हुआ, राजस्थान, यूपी समेत 5 राज्यों में लू की आशंका, गेहूं की खड़ी फसल पर संकट। लू की आशंका और खड़ी फसल पर संकट, मतलब ये फसल अगर हमारा खराब हुआ तो हमारी अर्थव्यवस्था पे असर पड़ना है। किसके कारण? जलवायु परिवर्तन के कारण।
क्या लिखा होगा? मौसम विभाग ने कहा फूल आने और फसल पकने के दौरान अधिक तापमान से उपज में कमी आती है। खड़ी फसलों में और बागवानी पर भी ऐसा ही दुष्प्रभाव हो सकता है। यहाँ आगे लिखा हुआ तेज़ धूप और गर्मी के चलते पूरा दाना नहीं बनता। फसल के जो दाने होते हैं वो पूरा दाना नहीं बनता। पारा अगर बढ़ता है तो पीली घुंघी रोग के लिए अनुकूल माना जाता है। मतलब मौसम अगर इस समय ज़्यादा हो तो पीली घुंघी रोग, मतलब पर्यावरण में अगर परिवर्तन हो तो इसके बहुत सारे दुष्प्रभाव जो है फसलों पे पड़ते हैं, हमारे जीवनचर्या पे पड़ते हैं, हमारी सेहत पे पड़ता है और इसका असर अंततः हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। पीछे एक जगह और एक बात आई है, स्काईमेट के अनुसार इस वर्ष तापमान औसतन 2 से 3 डिग्री बढ़ सकता है। और इसका असर क्या होगा? वैज्ञानिकों का मानना है कि 1 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि से गेहूं की फसल 6% और चावल की फसल जो है 3.5% तक कम हो सकती है, पैदावार कम हो सकती है। नेचर पत्रिका एक बहुत प्रतिष्ठित पत्रिका है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। काफ़ी गहन अध्ययन के बाद ही उसमें कोई भी चीज़ें जो है छपती हैं। तो नेचर पत्रिका में एक अध्ययन छपा जिसके अनुसार पर्यावरण प्रदूषण यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट से ग्लेशियर के पिघलने का सबसे ज़्यादा प्रभाव हिंदू कुश क्षेत्र यानी भारत और पाकिस्तान का जो क्षेत्र है इस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। अचानक बाढ़ और हिमस्खलन की घटनाएं होंगी और अंततः हमारे किसानों के लिए संकट होने वाला है। ये आज के एक दिन का पेपर है। ऐसे हर दूसरे दिन गाहे बगाहे हमारे सामने कुछ खबर आती रहती है। पिछले 100 साल का रिकॉर्ड टूटा, इतनी बारिश हुई, पिछले 25 साल का रिकॉर्ड टूटा, तापमान ने पारा चढ़ा और तापमान ने सारे रिकॉर्ड तोड़े। ऐसे खबर गाहे बगाहे आते रहती हैं। हम पढ़ते हैं और हर खबर की तरह आगे बढ़ जाते हैं। कभी गौर करिए कि जो खबर है यही जलवायु परिवर्तन की बात कर रहा है। कहीं भारत के किसी कोने में बेमौसम बारिश हो रही होती है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, तत्काल क्षणिक प्रभाव नहीं होता, पर लॉन्ग टर्म में उसका जो असर है वो हमें तुरंत दिखाई नहीं देता, हमें सीधे समझ में नहीं आता। अब फसल चक्र बदल जाता है, मौसम बदल जाता है तो फसल चक्र बदल जाता है। हम सबको पता है अभी गर्मी का सीज़न आ गया है। अभी हम ऐसा मौसम है अभी कि आप घरों में पंखे चलाएंगे तो ऐसा लगता है कि अभी हम कुछ दिनों पहले चर्चा कर ही रहे थे कौस्तुभ सर कि पंखा चलाएं तो ऐसा ठंड लगने लगती है, बंद कर दें तो गर्मी लगने लगती है। कुछ ऐसा मौसम है अभी कि धीरे से गर्मी बढ़ जाएगी। आम के पेड़ों में बौर आए हुए हैं, छोटे छोटे फल भी आ गए होंगे। ये सीज़न, अगर ये मौसम परिवर्तन हो तो ये आम जो है आपको आने वाले सीज़न में ठीक से आएगा नहीं और आपको खाने ही नहीं मिलेगा। समय से बारिश ना हो तो फसलों पे क्या असर होता है, किसी किसान से पूछिए। हम जो खेती के बैकग्राउंड से नहीं है वो शायद इधर सिर्फ उनके लिए सिर्फ महंगाई बढ़ती है। चावल या दाल या हमारी रोज़मर्रा की कीमतों पे 2, 4, 5 रुपये 10 रुपये बढ़ जाएगा, पर उस किसान पे जिसकी फसल पूरी ख़राब हो गई उस पर क्या असर पड़ता है? उसने उस खड़ी फसल के लिए उसने 4 महीने 6 महीने मेहनत की होती है। जलवायु परिवर्तन का असर, आपदा, अचानक से बाढ़ आ गई, खड़ी फसल बह गई, बारिश नहीं हुई, पानी नहीं मिला, फसल सूख गई। और ये जो फसलें हैं कमोडिटीज़, वो चाहे कोई भी फसल हो, ये बहुत बड़ा असर डालती हैं हमारी अर्थव्यवस्था पर। हम खाएंगे क्या? इन्हीं फसलों से जो निकल के आ रहा है वही ना। तो इन सब से पर्यावरण परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, इन सब से बचा कैसे जा सकता है? तो उसी का एक ये दिया हुआ सस्टेनेबल वे ऑफ लाइफ, मेकिंग सस्टेनेबल वे ऑफ लाइफ। सस्टेनेबल इस शब्द के अर्थ पर मैं आखिर में जाऊंगा। अभी क्या देखते हैं कि जीवन शैली, मैं बात करूंगा जब इस पृथ्वी पे मानवों का उद्भव हुआ, प्रादुर्भाव हुआ। सबसे पहले होमो हेबिलिस हुए, होमो इरेक्टस हुए, होमो निएंडरथैलिस हुए, उसके बाद फिर होमो सेपियंस आए। होमो सेपियंस लैटिन वर्ड है,
होमो सेपियंस यानी वाइज मैन, समझदार आदमी। इसी समझदार आदमी ने आज इस पृथ्वी की ये दुर्गति की हुई है। तो ये समझदार आदमी जो है, ये समझदार क्यों कहलाया? इसमें सोचने विचार करने की शक्ति आई। चमत्कार ही था, वरना और भी बहुत सारे जीव जंतु थे, उनमें किसी में सोचने समझने की शक्ति नहीं आई। सोचना समझना विचार करना, ये क्या इतना बड़ा एक सुपर पावर है? हाँ बिल्कुल। अब व्यक्ति नहीं रहता लेकिन उसके विचार रह जाते हैं। विवेकानंद जी आज है नहीं, पर हम उनके विचारों को आज भी पढ़ते हैं, चाहे फिर वो गांधी जी हों, चाहे वो कोई भी बड़े विचारक थिंकर ले लीजिए, फ्रॉयड हो, अरस्तु हो, एरिस्टोटल हो, कोई आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हम आज तक उनका अध्ययन कर रहे हैं। क्यों? सिर्फ उनके विचारों के कारण। विचार मायने रखते हैं, सोच मायने रखती है, और ये सोचने की शक्ति इस पूरे जीव जगत में मानव के पास है, इंसान के पास है। तो जब पहली बार इंसान ने सोचना शुरू किया होगा तो क्या सोचा होगा उसने? सोचना, विचार करना, तर्क करना, तुलना करना। तो उसने जो है, उसने देखा होगा अपने आसपास को, ऑब्जर्वेशन, नोटिस किया होगा, देखा कि भाई ये कुछ चीज़ें इस पृथ्वी पे ऐसी हैं जिसको मैं नियंत्रित कर सकता हूँ, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। जैसे प्रकृति पे उसका कोई नियंत्रण नहीं है। कब सूरज उगेगा, कब सूरज डूबेगा, इस पर कोई उसका नियंत्रण नहीं है। वो अपने हिसाब से उगता है, अपने हिसाब से डूब जाता है। कब बारिश होगी, उस पर कोई नियंत्रण नहीं। नदी बह रही होती है, उस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं। तापमान कम ज़्यादा होगा, उसमें उसका कोई नियंत्रण नहीं। ये सारी जब सूरज के उगने डूबने, बारिश, गर्मी, ठंड, इस सब में उसका जब नियंत्रण नहीं था, लेकिन इस सब का उसके अस्तित्व बने रहने के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। सूरज का, पानी का, हवा का। हाँ? तो उसने देखा कि जब ये सब नियंत्रण नहीं है लेकिन हमारे लिए ज़रूरी है, तो उसने इन सबको अपना देवता बना लिया। हाँ, देव बना लिया उसने, उनकी पूजा करने लगा। ऐसे ही कुछ हुआ होगा। जल या नदी हो, चाहे पानी हो, उसके बिना उसका जीवन संभव नहीं था। अब वो ना मिले कुछ दिनों तक, तो उसकी तड़प उसको महसूस हुई होगी, तो उसने देखा कि नहीं, इसको देवता बना लिया। जल, वायु, थोड़ी देर पानी के अंदर अपने आप को डुबो के देखिए, तब समझ में आएगा हवा की अहमियत क्या है। थोड़ा दम घुटने लगे तब पता चलता है कि वायु का महत्व क्या है, वरना 24 घंटे सांस ले रहे हो, पता भी नहीं चलता। कोई प्रयास करके सांस नहीं ले रहा, अपने आप हो, और उसका महत्व भूल जाता है उस हवा का। अग्नि, वायु, भूमि, पर्वत, किसी को किसी पर्वत से फ़ायदा हुआ, उस पर्वत ने किसी नदी को या पानी की रिजर्वायर को रोक रखा है, उसने उसको पर्वत को देवता मान लिया, जंगल को देवता मान लिया। ये बेसिकली ये सब चीज़ें हैं क्या? ये नदी, पानी, हवा, वन, ये सब संसाधन है। पानी रिसोर्स है, हवा, सूरज, सोलर एनर्जी, मिट्टी, पेड़ पौधे, ये सब संसाधन है। और इस संसाधनों के प्रति अपनी कृतज्ञता, अपनी श्रद्धा और इसको बचा के रखने के लिए ही इंसान ने संभवतः इन सबको अपना देवता बनाया, ताकि इनके प्रति कुछ अनादर न करे, श्रद्धा और भक्ति बनी रहे। अब संसाधन हवा, जैसे मैंने बताया, आंधी तूफान हो जाता है तो नियंत्रण नहीं है, लेकिन हवा चाहिए। जल, जल ही जीवन है, कई बार सुना होगा, बहुत गूढ़ अर्थ है उसमें। इस पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत जल में ही हुई थी सबसे पहले। हाँ, सबसे पहले जल में ही जीवन का आरंभ हुआ था, एक कोशी से लेकर के बहुकोशीय से लेकर के हम आज यहाँ जो खड़े हैं, यहाँ तक एक एडवांस लेवल ऑर्गेनिज्म बनने तक का जो सफ़र है, ये कई लाखों सालों के सफ़र में
शुरुआत जो हुई थी वो जल से ही हुई थी। आज भी जब हम किसी कोई नासा कोई या इसरो कोई सैटेलाइट छोड़ रहे होते हैं, कहीं रोवर भेज रहे हैं कहीं किसी प्लैनेट में, वो चाहे मंगल हो चाहे चंद्रमा हो, हम वहाँ पानी ढूंढ रहे होते हैं। सुना है आप लोगों ने ना, अक्सर स्टडीज़ में उसमें आता है कि इस ग्रह चंद्र मंगल में जो है पानी के कोई प्रूफ मिला है, कहीं शायद संभवतः उसके कहीं गहराइयों में अंदर कहीं बर्फ पानी का स्रोत होगा। क्यों पानी ढूंढ रहे हैं? हमारे लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हवा है, पानी ही क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं पानी से ही जीवन की शुरुआत हुई थी, और अगर कहीं और किसी और ग्रह में बसने की अगर कोई नौबत आई तो पहले पानी चाहिए। क्योंकि पानी अगर मिल गया, आप पेड़ पौधे लगा लेंगे, पेड़ पौधे ऑक्सीजन बना देंगे, और फिर वहाँ पर सारे जीव जंतु और हम जा सकते हैं। संभवतः इसीलिए पानी ढूंढा जा रहा है। तो ऐसे ही नहीं कहा गया कि जल ही जीवन है। सूरज रोज़ सुबह उगता है, शाम को ढल जाता है। उस समय उस व्यक्ति की कल्पना कीजिए जो अभी अभी जो है वानरों से इंसान बना है, अभी भी वो जंगल में रह रहा है, और जंगल रात में ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं जब सूरज नहीं होता। वातावरण थोड़ा ज़्यादा दुरूह हो जाता है जब सूरज नहीं होता, प्रकाश नहीं होता। उस समय उस व्यक्ति के लिए, जब ढेर सारे निशाचर बाहर घूम रहे हों, उस समय वो रात भर शायद यही कल्पना करता होगा कि सूरज जल्दी उग जाए, सूरज जल्दी उग जाए। तो उसने सूर्य को देवता बना लिया। तो ठंड से और निशाचरों से उसकी रक्षा करने वाला सूरज तो क्यों नहीं देवता बनाएगा? वो बिल्कुल बना लिया। तो हमारे कई जो सनातन संस्कृति में हम जो हम अपने ये सारी चीज़ों को जो पूछते हैं, हम अन्न को भी जो है देवता मानते हैं, अन्नपूर्णा मानते हैं, पृथ्वी को अपनी देवी मानते हैं। हर हमारी पूजा में हर उसमें जल चढ़ाना या सूर्य को जल चढ़ाना हो, चाहे हवा की बात हो, चाहे अग्नि की बात हो, हमारे संस्कृति में सब कुछ ये बहुत ताना बाना सब बना बुना हुआ है। हम भोजन भी ग्रहण करने से पहले ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्मग्नो ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनाम। भोजन ग्रहण करने से पहले बोला जाने वाला एक मंत्र, ब्रह्म कॉन्शियसनेस, चेतना, एक ऊर्जा। हमारे भोजन हमें जो जिस शक्ति से मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप लोग यहाँ बैठे हैं, ये हमें हमारे भोजन से मिला। ये भोजन में एनर्जी कहाँ से आई? पेड़ पौधों ने लाई। पेड़ पौधों को एनर्जी कहाँ से मिली? इस सूरज से। पेड़ पौधे सूरज से कुछ रोशनी लेते हैं, ज़मीन से पानी खींचते हैं, वातावरण से, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं, उनके अंदर होता है क्लोरोफिल, और एक चमत्कार कर देते हैं जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, जो सिर्फ पौधे कर सकते हैं। इसीलिए उनको स्वपोषी या ऑटोट्रोप्स, एनवायरनमेंट के स्टूडेंट अगर याद होंगे तो, ऑटोट्रोप्स स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन वो खुद बनाते हैं और हमारे लिए बनाते हैं। हम सब तो सिर्फ कंज्यूमर्स हैं, बाकी सारे पेड़ पौधों को छोड़कर बाकी सभी जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर्स हैं। हम तो सिर्फ पेड़ पौधों से जो आया है उसे ही खा रहे हैं। उस सूरज की एनर्जी को सोख करके उसे एक फल, वेजिटेबल, फ्रूट इसमें कन्वर्ट कर देते हैं। अनाज, जो भी अनाज हो, फल हो, सब्जियां हो जो हम खा रहे हैं, ये अंततः उस सूरज की ही ऊर्जा है। देखिए, आप लोगों ने सुना होगा कि ऊर्जा कभी ख़त्म नहीं होती, इट जस्ट कन्वर्ट्स इनटू द सम अदर फॉर्म। ऊर्जा सिर्फ अपना रूप बदलता है। तो ये ऊर्जा जो है वो उस फलों में, सब्जियों में आया, फिर उसको आपने आग में पकाया, उसके बाद फिर वो आपने ग्रहण किया और आपके पेट में, पेट की जो जठराग्नि है वहाँ पे जा कर के वो पचा, और फिर वो आकर के फिर आपके शरीर में ऊर्जा के रूप में आपको ऊर्जान्वित किया हुआ है। ये सब इस प्रकृति में संभव है, यही संभव है। तो भोजन की बात हो, भूमि, हम कहीं भी कोई भी भवन बनाते हैं तो सबसे पहले भूमि पूजन करते हैं।
क्या करते हैं भूमि पूजन में? ये भूदेवी जो है उसको धन्यवाद दे रहे होते हैं, हाँ, और क्षमा याचना कर रहे होते हैं कि कहीं जो हमने नींव खोदी वहाँ पे कहीं बहुत सारे जीव जंतुओं का घर होगा, उसको हमने तोड़ दिया हमारा घर बनाने के लिए। हाँ, क्योंकि ये जो मिट्टी है ये बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, जीव जंतुओं का घर है। आप उसको तोड़ देते हैं और अपना घर बना लेते हैं। तो हम इस पृथ्वी से, इस भूमि से, हवा से, वायु से, इन सब से एक परमिशन मांग रहे होते हैं, अनुमति मांग रहे होते हैं और क्षमा कर रहे होते हैं, और उनसे ये मांगते हैं कि हमारे इस घर को पहले तो क्षमा करिए और हमारे इस घर को धन संपदा और अपने कोप से बचाइए। ये जो अलग अलग हमारी संस्कृति में जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, कहीं जल चढ़ाना, कहीं किसी पेड़ के को देवता मान करके उसकी पूजा करना, या पंच तत्व जो, जिसका कौस्तुभ सर्वे ने भी उल्लेख किया, पंच तत्व जिससे सारा पृथ्वी मिलके बनी हुई है, इन पंच तत्वों से को श्रद्धा और आदर देने के लिए, इनके प्रति कोई हमारे से कोई कुछ गलत ना हो जाए, इस सब के लिए इनको देवता बनाया गया, ताकि हमारे मन में हमेशा इनके प्रति श्रद्धा बनी रहे। मैं पानी के एक उसमें बताता हूँ। हम हमारे एक परिचित थे, उनसे मैंने सुना था कि उनकी मदर जो है 2 मटके पानी सुबह और 2 मटके पानी शाम को लाते थे पास के किसी कुएं से। ये जो पानी होता है उसमें से 1 मटका भोजन बनाने के लिए और 1 पीने के लिए, सुबह 2 मटके, शाम को 2 मटके, बस इतना ही पानी का उपयोग था। बाकी नहाना धोना सब तो आसपास के तालाब में, नदी में, छोटे से गांव हुआ करते थे, छोटी सी बस्ती। घर में पानी वेस्ट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप कल्पना कीजिए, अगर आपको पानी लाने के लिए यहाँ से अगर कुछ दूर जाना पड़े और वहाँ से आप पानी उठा के लेके आएंगे, आप उस पानी को यूं ही बहा देंगे? अभी हमारे घरों में नल खोलते ही पानी आ रहा होता है, हमें उसकी कदर नहीं है, वो बह रहा होता है। ये एक गिलास में जो पानी है पीने योग्य, इसको नीचे गिरा दीजिए और समहाउ उसको वापस उस गिलास में डाल दीजिए, सूखा निचोड़ करके, पी लेंगे? नहीं पी पाएंगे। फिर से आपको उसके पीछे कोई एनर्जी खर्च करनी होगी, उसे छानना होगा, उबालना होगा, तब जा कर के वो पीने लायक होगा। इतने सब एनर्जी के बाद वो पानी आपके टेबल में आया हुआ है, आपके पीने लायक हुआ है, और हम उसे बर्बाद कर रहे होते हैं। तो हमारे जो गाँव में, सभ्यताओं में ना, आपने देखा होगा कि प्लान्ड सिटीज़ नहीं हुआ करती हैं। घर में ज़्यादा पानी निकलता ही नहीं था, तो नाली वगैरह का ज़्यादा काम नहीं था, क्योंकि पानी बहना ही नहीं है घर से। 2 मटके पानी आए, उसमें से 1 में भोजन बनेगा, 1 से पानी पी लेंगे आप। तो थोड़ा बहुत मुंह हाथ धोना है, वो ज़मीन सोख लेती। तो घरों में या बस्तियों में नालियों का कंसेप्ट नहीं था। फिर आविष्कार हुआ बिजली का, मोटर आ गया घरों में, घर तक पानी आ गया और आपको उसकी कदर नहीं रही। अब आप बहाने लगे, सड़कों पे, नालियों में पानी जमा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, बीमारियां ला रहा है। धीरे धीरे करके हमारी जीवन शैली बिगड़ते जा रही थी। हमारे घरों में टॉयलेट नहीं होता था। गांव में सुबेरे उठिए, किसी भी एक तरफ 1-2 किलोमीटर चले जाइए, आप गांव से बाहर हो चुके होते हैं। नित्य कर्म से निवृत्त होकर के वापस आ जाइए, आपकी मॉर्निंग वॉक भी हो गई और आप नित्य कर्म से निवृत्त भी हो गए। लेकिन अब जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है कि आप अगर कहीं भी जाएंगे तो आप किसी दूसरे बगल के गांव में पहुंच चुके होते हैं, बीच में कोई गैप ही नहीं है। अब आपको घर में टॉयलेट चाहिए। ये वेस्टर्न कल्चर था ना, अटैच टॉयलेट बाथरूम का। वहाँ के कल्चर में ठंड, आप घर से बाहर निकलेंगे, घुटने तक बर्फ़ पड़ी हुई है, कोई कैसे जा कर के बाहर में शौच के लिए बाहर जाएगा? दरवाजे खोले, खिड़की खोले, घुटने तक बर्फ़ पड़ी हुई है, आप बाहर जाने की कल्पना भी नहीं कर सकते। उसने बनाया अटैच टॉयलेट बाथरूम, उसके लिए ज़रूरी था। हम
भोजन करने से पहले हाथ मुँह धो सकते हैं, भोजन करने के बाद हाथ मुँह धो सकते हैं, ज़मीन में बैठ के भोजन कर सकते हैं। ये कल्पना आप पाश्चात्य संस्कृति में नहीं कर सकते। वहाँ बर्फ़ पड़ी हुई है, हाथ मुँह धोने का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए वो छुरी कांटों से खाते हैं, हाथ से नहीं खाते। धोने के लिए पानी चाहिए, और पानी जो है बर्फ़ बना पड़ा है, वो पानी तब बनेगा जब आप उसे कुछ ऊर्जा दे करके गर्म करें, तब वो पानी बनेगा जिससे आप उसको पिएंगे कि आप उससे मुंह हाथ धोएंगे। तो आपने हाथ मुंह धोने का जो क्रम है उसे कम कर लिया ताकि आप छुरी कांटे से खाएं। ज़मीन में बैठ नहीं सकते, ठंडा रहता है। आप ऐसे कपड़े पहने रहते हैं नीचे से लेकर ऊपर तक कि पालथी मोड़ के बैठना दूभर है, इसलिए उन्होंने टेबल कुर्सी ईजाद की, टेबल में बैठ के खाने लगे। ये उनकी संस्कृति थी, हम अंधानुकरण कर रहे हैं। तो खैर सभ्यता उन्होंने अपने जलवायु के, उनकी जो सारी सभ्यताएं थी उनके जलवायु, उनके भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर थी। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हम आराम से पानी का उपयोग कर सकते हैं, सुलभ उपलब्ध है, तो हम हाथ मुंह धो लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। बिजली की जब बात मैंने की, बिजली, मुझे लगता है बिजली ने जो है, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि बिजली जो है इसने जो है बहुत हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का एक बड़ा काम किया। हालांकि उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप सब लोग जान रहे हैं। जैसे ही लाइट का आविष्कार हुआ, बल्ब का आविष्कार हुआ, रोज रात तक जगने लगे, वरना पहले हम सूरज के साथ उठते थे, सूरज के साथ सो जाते थे। अब रात को 10-10, 11-11, 12-12 बजे तक बैठ करके टीवी देख रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, हाँ, गेम खेल रहे हैं, isn't it? प्राइम टाइम शो देख रहे हैं। जी, तो ये सारी बातें मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ कि नेचर कैन सपोर्ट पीपल्स नीड बट नॉट देयर ग्रीड। हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति ये प्रकृति कर सकती है, पर लालच की तो कोई सीमा नहीं होती है, लालच की पूर्ति कभी नहीं हो सकती। और एक और बात आप लोगों ने सुनी कि देयर इज़ नो प्लैनेट बी, कम से कम आज तक, अभी तक कोई दूसरा प्लैनेट बी हमारे लिए तैयार नहीं है जहाँ हम जा कर के बस सकें। सिर्फ यही एक है, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, विकल्प कोई नहीं है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हमारे इन सब संसाधनों, हमारे प्रकृति के लिए जो है हम कृतज्ञ हो सकते हैं कि जो कौस्तुभ सर ने भी ये बात की थी कि गांधी जी का एक कोट था ये कि ह्यूमन बींग्स आर नॉट मास्टर ऑफ द अदर लाइफ फॉर्म्स, ह्यूमन्स आर ट्रस्टीज ऑफ लोअर एनिमल किंगडम। वो चाहे फिर एनिमल किंगडम हो, चाहे पेड़ पौधे हों, हम इनके मालिक नहीं हैं, हम सिर्फ इनके ट्रस्टी हैं। धरोहर है हमारे पास, जो हमारी पुरानी पीढ़ी ने हमें सौंपा, हमें अब आगे आने वाली पीढ़ी को सौंप के जाना है। ये सिर्फ हमारे पास अमानत है। तो पेड़ पौधे हों, जीव जंतु हों, नदियाँ हों, इसीलिए हम जो है ना सेव टाइगर, ये बचाओ, वो जानवर बचाओ, पेड़ पौधे बचाओ, प्रकृति को बचाओ, पृथ्वी को बचाओ हम बोलते हैं। मैं एक फेमस ऑथर है, मैंने कुछ दिनों पहले सर ने जब क्लाइमेट चेंज पे सेमिनार कराया था, उस पर भी ये बात कही थी कि पाब्लो कोएल्हो, सॉरी स्पेनिश ऑथर है पाब्लो कोएल्हो, वो कहते हैं कि पृथ्वी को बचाने की ज़रूरत है हमें नहीं। इस पृथ्वी पे मनुष्य के आने से पहले भी पृथ्वी थी, और हमने अगर कुछ ऐसी मूर्खता की और हमने खुद को ख़त्म भी कर लिया तो भी ये पृथ्वी रहेगी। तो हम पृथ्वी को बचाने वाले कौन होते हैं? हमें अपने आप को बचाना है। ये पर्यावरण को, ये प्रकृति को, इसको हम बचाएंगे तो हम खुद को बचा रहे होंगे, है ना? तो हमें स्वयं से प्रश्न करने की ज़रूरत है, हमारा अपना क्या योगदान है प्रदूषण में। वाहनों के प्रयोग जो हम लगातार कर रहे होते हैं बिना सोचे समझे, हर छोटी छोटी दूरी के लिए गाड़ी उठा करके निकल जा रहे होते हैं, तो इसमें हमारा क्या योगदान है? नियमों का पालन करें, बहुत सारे प्रकृति के से बचाव के लिए
गवर्नमेंट ने नियम बनाए हुए हैं, प्लास्टिक को बैन कर दिया है। कितने लोग मानते हैं? हाँ जी, मार्केट में प्लास्टिक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक धड़ल्ले से चल रहा है, हम सब भी कई लोग यूज़ कर रहे होंगे। सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन हो चुका है, लेकिन नहीं, हम तो इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर वो अवैध सागौन हो, चाहे कोई, आप लोगों ने सुना होगा, लोग घरों में तोता पाल रहे होते हैं, और पता चलता है कि बड़े गर्व से बताता है, अरे ये बैन हो चुका है, मैंने थोड़ा जुगाड़ लगा करके ले आया। तो ये सारी चीज़ों से हम बच सकते हैं। ये आपने एक अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी कंतारा, देखी होगी। उसमें एक ज़मींदार है जो अपने स्वार्थ के लिए उस जंगल को हटा कर कुछ इंडस्ट्री लगाना चाह रहा है। कहीं हम उस ज़मींदार की तरह तो एक्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली इस प्रकृति के खलनायक हम ही हैं। हाँ, इस प्रकृति के खलनायक हम ही हैं। अभी हम कृतज्ञता की जो मैं बात कर रहा था, तो हम में से कितने लोग हैं जो, मैं हमारे EVS के स्टूडेंट से पूछता हूँ, युवाओं से पूछता हूँ कि 10 बड़े पेड़ों के नाम बताओ, ज़रा सोचिए 10 बड़े पेड़ों के नाम। 5-6 के बाद जो है हम हाँफने लगते हैं। 10 पक्षियों के नाम बताइए, 4-5 बताते हैं, फिर धीरे से सोचने लगते हैं। हाँ, कितने शाकाहारी जीव, मांसाहारी जीव, ढेर सारे जीव जंतु हैं, इन सब के बारे में हमें पता ही नहीं होता। हाँ, तो अभी पेड़ पौधे वृक्षारोपण की बात हुई, हर साल जो है हम वृक्षारोपण कर रहे होते हैं। आप में से कितने लोगों को याद है अपना पिछला लगाया हुआ पौधा? हम जी, तो हर साल एक पौधारोपण करने का